स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अभ्यास 1 अभ्यास का नाम है जीवों में जनन के अभ्यास हल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 14 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 14 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आज जो है जीवों में जनन अभ्यास जो है समाप्त हो जाएगा। यह अंतिम भाग है। तो अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है युग्मक जनन तथा भ्रूणभव के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ दो कॉलम पहले बना लेंगे और पहले कॉलम में लिखेंगे युग्मक जनन और दूसरे कॉलम लिखेंगे भ्रूणभव। अब यहाँ पे क्या है, पहले में लिखेंगे यह युग्मकों के निर्माण की क्रिया है। युग्मक जनन किसका निर्माण करेगा? युग्मकों का निर्माण करता है। और भ्रूणभव का मतलब होता है भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। तो यह पहला होगा, यह युग्मकों के निर्माण की क्रिया है और यह जो है भ्रूण के विकास की क्रिया है। कितना आसान है, नाम से ही आपका पहला अंतर लिख सकते हैं। युग्मक तो युग्मक का निर्माण, भ्रूणभव तो मतलब भ्रूण का निर्माण। अब दूसरा जो अंतर है, यह पूर्व निषेचन क्रिया होती है। मतलब युग्मक जनन होते हैं, यह पूर्व निषेचन क्रिया होता है युग्मक जनन में। और यह भ्रूणभव जो होता है यह पश्च निषेचन क्रिया है। पश्च मतलब बाद में जो है इसकी निषेचन क्रिया होती हैं। अब यहाँ दो अंतर कितना आसान है, यह पूर्व है और यह क्या है, पक्ष है। अब इसके बाद से इसमें अगुणित युग्मक बनते हैं। इसमें अगुणित मतलब यन युग्म, अगुणित का मतलब यन और द्विगुणित का मतलब 2n। तो इसमें अगुणित युग्मक बनते हैं और यह जो है द्विगुणित भ्रूण उत्पन्न होता है। तो समझ में आ गया होगा ये अंतर, बहुत आसान अंतर है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अंतर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है, यह क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक पुष्प में निषेचन पक्ष परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। मतलब एक पुष्प है, उसमें निषेचन के पश्चात मतलब बाद में उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है व्याख्या करना है। तो निषेचन की क्रिया क्या होता है, जब नर और मादा युग्मकों का जब संलयन होता है तो निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन की क्रिया के बाद जो है क्या परिवर्तन होता है पुष्प में, इसकी हमको व्याख्या करना है। तो निषेचन के फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल आवरण का निर्माण होता है। याद रखिए, निषेचन के फलस्वरूप मतलब निषेचन के जो बाद होता है, बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल आवरण का क्या होता है, निर्माण होता है। बाह्य दल पत्र तथा पुंकेसर सूख कर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जो पुष्प के पुंकेसर होते हैं वह सूख करके क्या होते हैं, गिर जाते हैं। कब? जब निषेचन क्रिया होने के बाद। और यहाँ पे लिख सकते हैं युग्मनज विभाजन एवं विभेदन द्वारा क्या बन जाएगा, भ्रूण में बदल जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होता है। तो बीजांड से बीज, अंडाशय से फल आवरण का निर्माण होता है। पुंकेसर जो होते हैं वह सूख करके क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है, प्रश्न नंबर 16 एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। द्विलिंगी नाम से ही पता चला, द्विलिंगी मतलब नर और मादा या पुंकेसर तथा स्त्री केसर। यहाँ द्विलिंगी पुष्प क्या है, अपने आसपास के 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इनके समान एवं वैज्ञानिक नाम पता
कीजिए। तो अब यहाँ पर द्विलिंगी पुष्प की परिभाषा बताना है। तो द्विलिंगी पुष्प क्या होता है? जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों जन अंग उपस्थित होते हैं, मतलब पुष्प के अंदर पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है, दोनों जब जन अंग उपस्थित हों उसी को क्या कहते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। अगर पुष्प में केवल पुंकेसर उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। इसमें क्या है? पुंकेसर भी है और क्या है? स्त्री केसर, दोनों जन अंग उपस्थित हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अब 5 जो है इसमें अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि अपने आसपास जो है 5 द्विलिंगी पुष्प, तो 5 द्विलिंगी पुष्प को लिखना है और एकत्रित करके अपने शिक्षक की सहायता से उसको क्या लिखना है? वैज्ञानिक नाम को पता करना है। तो अब हम लोग 5 पौधे के नाम के बारे में समझेंगे। तो 5 जो द्विलिंगी पुष्प क्या क्या हैं? जैसे सरसों है, मूली है, सेम है, मटर है, गुलाब है। आप अलग भी लिख सकते हैं, अलग आप 5 पौधे को अपने अध्यापक की सहायता से आप यहाँ उनका वैज्ञानिक नाम लिख सकते हैं। हम जो 5 पौधे के नाम बताए हैं इसको भी नोट कर लीजिएगा और भी शेष 5 पौधों को आप अलग से भी लिख करके और अपने शिक्षक से उसका वैज्ञानिक नाम नोट कर लीजिएगा। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम है बेसिरिका जो है कैम्पिस्टिस होता है, और मूली का जो होता नाम है रेफेनस सेटाइवस। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यह इंग्लिश नाम है, हम यहाँ पे हिंदी में लिख दिए हैं इसलिए कि आपको आसान हो जाएगा इसका नाम। सेम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डालिकोस लब नाम है। ध्यान दीजिएगा, डालिकोस क्या है? लब। कितना आसान है नाम तो इसका डालिकोस लब कह दीजिए। और अगला जो है सेम मटर का क्या है? पाइसम सेटाइवम। देखिए यहाँ पर सेटाइवस है और ये क्या है? सेटाइवम है, ध्यान देना है। गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रोजा मल्टीफ्लोरा नाम है। रोजा मल्टीफ्लोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो आप सभी विद्यार्थी इस जो 5 पुष्प लिखा गया है, पांचों पुष्पों को जो वैज्ञानिक नाम है आप सभी विद्यार्थी इसे अपने नोट कर लीजिए और 5 पुष्पी और भी लिखिए और अपने शिक्षक से उसका वैज्ञानिक नाम पता करके नोट कर लीजिए। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 17 क्या है? 17 क्वेश्चन है, किसी भी कुक्कुट पादप के कुछ पुष्पों की जांच करें और पुंकेसरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें। क्या आप एक लिंगी पौधों के नाम जानते हैं? तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कुक्कुट पादप क्या होता है? कुक्कुट मतलब ये पादप क्या होते हैं? तो कुक्कुट पादप जो होते हैं जैसे लौकी है, कद्दू है, कद्दू को कोहड़ा भी कहा जाता है, खीरा है, करेला है, ककड़ी है, इसमें क्या होते हैं? लताएं होते होंगे, देखे होंगे आप लोग। लौकी में लता होता है, कद्दू में भी होता है, खीरा में होता है, करेला में होता है, ककड़ी में होता है। ये सब क्या हैं? कुक्कुट पादप इसको कहा जाता है। तो कुक्कुट पादप कौन कौन होते हैं? तो लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, ककड़ी आदि हैं। कुक्कुट पादप जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। याद रखिएगा, जो कुक्कुट पादप होते हैं वह क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। अगर जिसमें नर पुष्प में देखेंगे तो उसमें अंडप अनुपस्थित होता है और मादा पुष्प में पुंकेसर उपस्थित होता है। नर और ये मादा है तो यह क्या है? नर है। तो बस थोड़ा ध्यान देंगे, जब नर है तो उसमें मादा नहीं रहेगा, मादा है तो उसमें नर नहीं रहेगा। तो ऐसे समझिए, नर पुष्प में अंडप अनुपस्थित होता है। जो कुक्कुट पादप होते हैं उसमें जो नर पुष्प में अंडप जो होता है क्या होता है? अनुपस्थित, मतलब उसमें नहीं होता है। मादा पुष्प में क्या होता है? पुंकेसर जो होता है अनुपस्थित होता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कुक्कुट पादप क्या होते हैं। उसमें लताएं होंगे खेत में जो होते हैं, या आप लोग देखे होंगे लौकी जो होता है उसमें लताएं होंगी, उसके माध्यम से कद्दू में भी होता है, खीरा में होता है, करेला है, ककड़ी है। ये सब क्या हैं? कुक्कुट पादप होते हैं और एक लिंगी पुष्प होते हैं। याद रखिएगा, उसमें जब नर पुष्प में देखेंगे तो अंडप नहीं रहता है और मादा पुष्प में क्या नहीं रहता है? पुंकेसर नहीं रहता है। अब कुछ एक लिंगी पौधों को नाम बताना है कि एक लिंगी पौधों के नाम जानते हैं। तो एक लिंगी पौधे का नाम क्या आप लोग जानते हैं? तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। जिसमें एक लिंगी पौधे होते हैं, पपीता है, मक्का है, ये सब क्या हैं? एक लिंगी
पौधे होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि एक लिंगी पौधे क्या हैं। अब अगला जो है लास्ट क्वेश्चन, इस पाठ का जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो आप समझिए पाठ समाप्त हो गया। अब कल से जो है नया अभ्यास चालू किया जाएगा। तो अब प्रश्न इसमें 18 क्या है, अंड प्रजक प्राणियों की संतानों को उत्तर जीवन सर्वाइवल सजीव प्रजक प्राणियों के तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है। मतलब अंड प्रजक जो प्राणी होते हैं और सजीव प्रजक प्राणी होते हैं तो उनका जो निषेचन क्रिया होता है वह जोखिम युक्त होता है। क्यों होता है इसके बारे में बताना है यहाँ पे। तो अंड प्रजक क्या होते हैं, इसके पहले अभ्यास जब चल रहा था, थ्योरी चल रहा था, तो उसमें बताया गया था कि अंड प्रजक वे होते हैं जिनकी निषेचन क्रिया शरीर के बाहर होती हैं और सजीव प्रजक वे होते हैं जो निषेचन क्रिया जो होता है शरीर के अंदर होता है। तो उनका जो जीवन उत्तर जीवन जो होता है अधिक जोखिम क्यों होता है, किसका, अंड प्रजक का। किसके तुलना में अधिक जोखिम होता है, तो सजीव प्रजक के तुलना में क्या होता है, जोखिम होता है। क्यों होता है अब इसके बारे में समझेंगे। तो अंड प्रजक प्राणियों में निषेचन की क्रिया शरीर के क्या होता है, बाहर होता है, बताया जा चुका है। अगर आप नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, जो अंड प्रजक होते हैं वह जो प्राणियों में निषेचन की जो क्रिया होगा वह शरीर के क्या होता है, बाहर होता है। जबकि सजीव प्रजक में निषेचन की जो क्रिया होता है वह शरीर के क्या होता है, अंदर होती है। इसलिए अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों के तुलना में क्या होता है, अधिक जोखिम होता है। तो आप विद्यार्थी समझ गए होंगे कि अंड प्रजक जो प्राणी होते हैं उनका निषेचन क्रिया शरीर के जब बाहर होगा तो उनका जोखिम ज़्यादा रहेगा, और सजीव प्रजक के जो निषेचन की जो क्रिया होगा वह शरीर के अंदर होता है, तो उनका जो जोखिम जो है क्या होता है, बहुत कम होता है। तो समझ में आ गया है, तो इसे आप विद्यार्थी नोट कर लीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को जब ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, तो पहले वाले ऑल ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत पहुंच जाए। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, और उसके बाद से अगर अति लघुत्तरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट कीजिए कि अति लघुत्तरी इस चैप्टर का अति लघुत्तरी बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आवश्यकता है। तो इस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा जिस पे लघुत्तरी और बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।